यार की गैल चले काफला तारा का डाउन टू अर्थ रवे छोरा। तो हेलो गाइस, न्यू चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल में हम पढ़ेंगे एआई को और खासकर एनएलपी को। आजकल सबने सुना हुआ है ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, जैसे चैट जीपीटी बना है, लेकिन हिंदी में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी उसकी, बहुत ही कम चैनल्स मिलेंगे। तो ये चैनल स्टार्ट इसलिए किया है कि आपको समझ आ जाए, हिंदी में सरल भाषा में आपको समझ आए कि एआई के कंसेप्ट जो हैं कैसे हमें पढ़ने हैं, और विजुअलाइजेशन से हम थोड़ा समझाएंगे। तो आज हम बेसिक ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक्स आज कवर होंगे एम्बेडिंग्स, आरएनएन एंड एलएसटीएम। तो प्लेलिस्ट बनेगी इसकी, तो फॉलो करते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीरेक्विजिट्स आपके यही हैं कि आपको एक तो एएनएन आना चाहिए, एनएलपी थोड़ा बेसिक पढ़ लेना यार, टोकनाइजेशन वगैरह। मतलब एएनएन आना चाहिए, तो एमएल काफ़ी हद तक आनी चाहिए आपको। डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स तो एएनएन में काफ़ी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। सीएनएन जो है कंप्यूटर विजन, उसकी भी इतनी रिक्वायरमेंट होगी नहीं। एक्टिवेशन फंक्शन से थोड़े बहुत tan h सिग्मॉइड ये बता दूंगा मैं, लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए फंक्शंस। तो ये सब प्री रिक्विजिट्स हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा दूसरी प्लेलिस्ट देख लो आप, और अगर चाहते हो कि वीडियो बनाओ तो कमेंट्स कर दो, इस पर भी वीडियो बना देंगे। मेन टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मर्स। तो प्री रिक्विजिट्स के लिए हमें ये 3 चीज़ें पढ़नी चाहिए अभी। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड एम्बेडिंग से। तो वर्ड एम्बेडिंग्स क्या होता है? इतना सारे पिक्चर्स आ गई, इतना सारे डायग्राम्स आ गए, समझ आ नहीं रहा, तो कोई नहीं समझाता धीरे धीरे, तो पीछे जाते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि मशीन जो है आपकी, वो टेक्स्ट को, जैसे टेक्स्ट है ना, इसको समझ ही नहीं पाएगी। तो आपके पास क्या अप्रोच होगा? आप ये सोचोगे कि इंग्लिश में जैसे 1.7 लाख वर्ड्स हैं, तो आप ये सोचोगे कि एक एरे बना देंगे, मतलब मैप बना देंगे, और मैप में स्ट्रिंग होगी वर्ड की, और उसको नंबर से मैप कर देंगे। जैसे कि डॉग को कर दिया 38, कैट को कर दिया 61, ऐसी हाउस को कर दिया 30,000। तो आपके दिमाग में ऐसा अप्रोच आ रहा होगा, सबसे बेसिक अप्रोच। और जैसे कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है? अब डॉग जो थोड़ा वुल्फ से सिमिलर है ना आपका, तो मान लो वुल्फ हो गया 36,000 हो गया वुल्फ आपका, और वहीं कैट 61 है। और एक मान लो पेन जो होता है, लिखने वाला पेन, वो बोल गया 41। तो डॉग सबसे करीब किसके है? पेन के है ना। होना किसके चाहिए था? वुल्फ के होना चाहिए था, क्योंकि वुल्फ से ही डॉग बने हैं। इस तरह से कैट से भी देखो कितना करीब है, पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप एक मैप बनाओगे ना, मैप वाला अप्रोच, टू रिप्रेजेंट वर्ड्स इनटू नंबर्स, तो वो अप्रोच आपका फेल होगा, क्योंकि सिमिलैरिटी आप कर ही नहीं सकते उसमें। एक डायमेंशन हो रहा है ना, अभी सिर्फ 1 डायमेंशन है, बस एक नंबर से रिप्रेजेंट करो वर्ड्स को। सो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। तो आइए स्टेट ऑफ द आर्ट अप्रोच जो हर कोई यूज़ करता है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने 7 डायमेंशन ले रखी है, 7 नंबर ले रखे हैं एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या क्या है? लिविंग बीइंग होगी, फेलाइन मतलब कैट फैमिली से रिलेटेड, ह्यूमन है या नहीं है, जेंडर है या नहीं है, रॉयल्टी है या नहीं है, वर्ब है या नहीं है। इसके बेसिस पे इन 7 डायमेंशंस पे आप देखो, सारी वैल्यूज़ करीबन 7 डायमेंशन होगी, 8 वर्ड्स हो गए, तो 56 वैल्यूज़ है, 7 × 8। और सारे 56 वैल्यू किसके बीच में है? -1 to 1 के बीच में है। तो -1 के 1 के बीच जो है, इसका मतलब ये है कि -1 मतलब स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेटेड, एंड मतलब 1 मतलब इट इज़ वेरी स्ट्रांगली कोरिलेटेड। जैसे कि देखो -1, देखो -0.8 आ रहा है, जो -1 के बहुत करीब है। तो हाउसेज जो है -0.8 लिविंग बीइंग, तो हाउस लिविंग बीइंग नहीं होते, इसलिए -0.8 आ रहा है। अब देखो हाउसेज का 0 का मतलब है कि न्यूट्रल, हाउसेज 0.1 आया तो 0 के काफ़ी करीब हुआ ना। तो जेंडर है इसका हाउसेस का 0.1, हाउस मेल फीमेल थोड़ा ना होता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी क्लोज टू 0। सिमिलरली हाउसेस का आप देख लो, प्लूरल जो है, प्लूरल की ये वर्ड सिंगुलर है, प्लूरल है, तो हाउसेस लिखा है, हाउस नहीं है, तो इसलिए 0.8 है। तो इस तरह से डायमेंशन देख लो। कैट की देखो फेलाइन मतलब 0.9 आ गई, कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। किटन भी देखो 0.8 आ गई। डॉग की भी देखो 0 के आसपास आ रहे हैं। डॉग भले ही एनिमल हो, तो एनिमल को रिलेट कर दिया इसने फेलाइन से। देखो कैट डॉग 0.1 0.4, तो ये
बहुत कम वैल्यूज़ है तो इसका मतलब ह्यूमन नहीं है। अब देखो मॉडल परफेक्ट नहीं है, कैट भी -1 होना चाहिए था, डॉग भी -1 होना चाहिए था, नहीं है -1। क्यों नहीं है? क्योंकि मॉडल परफेक्ट नहीं है। अब -1 इसलिए नहीं है क्योंकि ह्यूमन भी लिविंग बीइंग है और कैट डॉग भी लिविंग बीइंग है, तो थोड़ा ज़ीरो की तरफ टेंड करा है। तो मॉडल्स भी परफेक्ट नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं? अब 7D है ये सारा, इसको ग्राफ तो बना नहीं सकते आप, तो 7D को हमने 2D में कन्वर्ट कर दिया। और ये कैसे होता है? ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक से होता है। तो मशीन लर्निंग टेक्निक्स हैं, PCA सुना होगा आपने, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से डायमेंशनलिटी रिडक्शन के थ्रू हमने भी अपने 7D वैल्यूज़ को 2D में कन्वर्ट कर लिया। 7D वैल्यूज़ को 2D में कन्वर्ट करें ताकि हम विजुअलाइज़ कर लें। हम फीड नहीं करेंगे मॉडल में 7D वैल्यूज़, हम मॉडल में 2D वैल्यूज़ फीड नहीं करेंगे, 7D वैल्यूज़ ही फीड करेंगे। क्योंकि हमने देखा था ना 1D में काफ़ी कम रिप्रेजेंटेशन आ रही थी, जो वर्ड्स पास होने चाहिए थे वो काफ़ी दूर दूर हो रहे थे। तो इसलिए हम जो है 7 डायमेंशन रखें ताकि जो वेक्टर है हमारा काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस में हो ना, तो आपस में साथ साथ हों, और जो काफ़ी डिस्टेंट है, जिनका वर्ड मीनिंग डिस्टेंट है, वो दूर दूर हो वेक्टर्स। तो दैट इज़ वाई वी नीड मोर डायमेंशंस। आइडियली 384 डायमेंशंस यूज़ करते हैं काफ़ी सारे मॉडल्स। ओपन एआई का भी शायद इतना ही करता है, 384 हंड्रेड्स में करता है सारे मॉडल्स जो हैं। तो अभी समझाने के लिए 7 डायमेंशन दिखा रहे हैं, मेनली मतलब हंड्रेड्स में डायमेंशंस होगी आपकी। तो अब देखो हमने 2D में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो 2D XY बन गया। यहाँ पे डॉग यहाँ पे आ गया, कैट किटन यहाँ पे आ गई, हाउस यहाँ पे आ गया। तो एक तरह से आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे ऐसे हमने ये लिविंग बींग्स लेफ्ट साइड आ गए, लिविंग बींग्स राइट साइड पे नॉन लिविंग बींग्स आ गए। तो ये बेसिक एग्जांपल है जिसमें बस 4 वर्ड्स है अपनी वोकैबुलरी में, पर होते कितने हैं इंग्लिश में? 1.7 लाख वर्ड्स। तो ये बेसिक समझाने के लिए कि आपकी रिप्रेजेंटेशन वेक्टर से कैसे होगी। तो अब देख लेते हैं ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में क्या बता रहा है? अब देखो सिमिलर वर्ड्स है ना, स्पेक्ट्रम, डिस्क्राइटर, मल्टी डायमेंशनल, ड्रॉएबल्स। थोड़ा साइंटिफिक टर्म हो गया, जो टर्म्स हैं इनका क्लस्टर बन गया क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स हैं। इस तरह से एक क्लस्टर ये बन गया, डिज़ाइनिंग का आपका, फोटो सेल का आपका, ये थोड़ा उसका लग रहा है, फाइल वगैरह का, जैसे फाइल्स होती हैं आपकी। ऐसे ये देखो रिलीजियस टर्म्स आ गई, बाइबल, लॉर्ड, गॉड, क्राइस्ट। ये आपकी साइंटिफिक टर्म्स आ गई, प्लैनेट वगैरह की, ये क्लस्टर होगी आपस में, मून, टाइम। इस तरह से मैनेजमेंट सेक्टर, प्रोक्योरमेंट, ये आपका कोई कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट है कंपनी, वो बेचती है प्रोडक्ट्स वगैरह, तो प्रोक्योर भी करते हैं सेलर से प्रोडक्ट। एजेंसी होती है जो मार्केटिंग वगैरह करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। आप सेक्टर वगैरह बनाते हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो होम आइटम्स हो गया, एटसेट्रा। ऐसे मैनेजमेंट है। तो इस तरह से सिमिलर टर्म्स के क्लस्टर्स बन जाते हैं जब आप करोगे ना विजुअलाइज, जो आपका मॉडल वर्ड वेक्टर्स बनाएगा। तो दैट इज़ वाई वर्ड वेक्टर्स जो है हमारे टेक्स्ट की न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज़ वर्ड एम्बेडिंग्स। तो अब ये देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। अब देखो वुमन मैन ऐसे लिंक्ड हो गए, ह्यूमन की जेंडर्स हो गए ना, क्वीन किंग ऐसे लिंक हो गए। क्वीन किंग जेंडर डिफ्रेंशिएट कराना है 2 वेक्टर को, और वुमेन मैन जेंडर डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो ये वर्ड एम्बेडिंग्स का यही फ़ायदा है कि आप मैथ्स भी लगा सकते हो, जैसे कि वुमन माइनस मैन एक तरह से क्या हो गया आपका, फीमेल माइनस मेल। इसी तरह से क्वीन माइनस किंग इक्वल्स फीमेल माइनस मेल। ये तीनों टर्म्स जो आपस में इक्वल होगी ना, क्योंकि सबका एक ही मतलब हुआ, फीमेल माइनस मेल। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वर्ड एम्बेडिंग्स। ऐसे आप मैथमेटिकली ऑपरेशंस भी लगा सकते हो, जैसे नंबर्स पे लगाते हैं, वेक्टर पे लगा रहे हैं हम। सिमिलरली देख लो वॉकिंग, वॉकड, तो अब ये पास्ट टेंस हो गया। वॉकड से वॉकिंग हटा दोगे तो क्या हुआ, पास्ट माइनस करंट को, मतलब प्रेजेंट को करंट ले लेते हैं, तो उधर भी पास्ट माइनस करंट, पास्ट माइनस करंट। अभी देखो कैपिटल है, कंट्री है, ये कैपिटल है, कंट्री है। इस तरह से ये रिलेशन है सारे वेक्टर्स के। बेसिक समरी, 1 लाइन समरी इज वर्ड एपेंडिक्स जो है आपकी टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर रही है, और वो नंबर्स कौन से हैं, वो नंबर्स हैं आपके मल्टी डायमेंशन वेक्टर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डायमेंशंस। तो दैट इज़ अबाउट वर्ड एपेंडिक्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल क्या होता है। तो आजकल IPL काफ़ी चल रहा है, तो देखो यार, ई साला कप नाम दे, ये RCB का डायलॉग होता है। तो कहोगे RCB ट्रोल कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा भाई, मैं खुद RCB का फ़ैन हूँ, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो इस एग्जांपल से समझाता हूँ सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल क्या होता है। अब मान लो कि आपको एक टास्क दे दिया कि एक सेंटेंस कंप्लीटर मॉडल बनाओ, जैसे ChatGPT वो सेंटेंस कंप्लीट कर देगा अगर आप उसमें डालोगे ना, राइट अ स्टोरी इन 100 वर्ड्स, या फिर ये नहीं, ये मत डालना, ये डालना वंस अपॉन अ टाइम। तो वंस अपॉन अ टाइम के बाद वो अपनी खुद की स्टोरी बना देगा। तो दैट इज़ सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। आपने सीक्वेंस फीड किया है,
उससे सीक्वेंस आउटपुट हुई है। अब ये एक बेसिक है सेंटेंस कंप्लीशन। अब सीक्वेंस टू सीक्वेंस का मतलब ये नहीं कि आप बस सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हो, उसका एक और हो गया एग्जांपल। जैसे कि मैंने इंग्लिश स्टेटमेंट सबमिट किया है, माई नेम इज़ आरसी, तो हिंदी में क्या हुआ, मेरा नाम आरसी है। तो यहाँ पे माई नेम इज़ आरसी ऐसे बनेगा, इनपुट नोड्स और आउटपुट आपके पास आएगा। तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स ट्रांसलेशन भी कर लेंगे आपके, दे विल ऑल्सो डू सेंटेंस कंप्लीशन, एंड आप जो भी सोच रहे हो एज केसेस वो भी कर लेंगे। तो दैट इज़ द पावर ऑफ सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स। और चैट जीपीटी भी इन्हीं सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल के फाउंडेशन में बना है। तो ये देखो, जैसे इनपुट ये हो गया अपना मॉडल जो है, इसे इस इनपुट को भी प्रोसेस करेगा और अपनी लर्निंग आगे सप्लाई करेगा। लर्निंग यहाँ पे आ रही है। अब ये सेकेंड नोड है, ये प्रीवियस वाले नोड की लर्निंग को देखेगा, करंट वर्ड को देखेगा एंड सप्लाई करेगा अपनी लर्निंग। फिर यहाँ पे आउटपुट जनरेट करेगा और अपनी लर्निंग सप्लाई करेगा। ऐसे ही आउटपुट जनरेट करेगा और अपनी लर्निंग सप्लाई करेगा। अब ये यूएस पूछो, ये यूएस क्या है? यूएस इज़ एंड ऑफ सेंटेंस, कि बस भाई ख़त्म और आगे मत जाओ। तो नोट्स आपकी थाउजेंड्स ऑफ नोट्स हो जाती हैं, तो ये बस 5 लिखा रखिए, मान लो 995 नोट्स और हैं, तो वहाँ पे यूएस निकाल दिया, तो यूएस पढ़ के ये वाई नोड कर देगी, हाँ ख़त्म हो गया भाई फ्लो, नो नीड टू फर्दर प्रोसेस इट। तो बस यही सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स। तो पहला सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल जो काफ़ी पॉपुलर है वो देख लेते हैं, RNN। और इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है क्योंकि थोड़ा पुराना आर्किटेक्चर है। तो RNNs क्या होते हैं यार? RNNs यही है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस बताया है काफ़ी सिमिलर है इसके। प्रीवियस वैल्यू जैसे आ रही थी ना, ये प्रीवियस, इसको हिडन स्टेट कहते हैं, H। तो H को हम हिडन स्टेट कहते हैं, प्रीवियस हिडन स्टेट आ रही है और ये अपनी करंट हिडन स्टेट जनरेट कर रहा है, क्योंकि हर नोड से 2 चीज़ें निकल रही है ना, हर नोड पे 2 चीज़ें रिलेटेड है, एक पिछली वाली और एक खुद जो निकाल रहा है, और इनपुट आउटपुट। तो इनपुट हिडन स्टेट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीवियस हिडन स्टेट, और एक न्यू हिडन स्टेट जो खुद बना रहा है। तो करंट इनपुट आपका वर्ड हो गया, एंड बेस्ड ऑन दैट तो यहाँ पे आपकी मैथमेटिक्स लगेगी। हिडन वेक्टर आएगा पिछले नोड का, करंट वर्ड की वर्ड एम्बेडिक्स, जो हमने वर्ड एम्बेडिक्स बनाई थी ना, हर वर्ड की 384 डायमेंशन में बना लो। एक कुछ साइज़ का वेक्टर यहाँ पे होगा, कुछ साइज़ का वेक्टर यहाँ पे होगा। इन दोनों वेक्टर्स पे हम मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन थोड़ा बहुत करेंगे यहाँ पे, एंड फिर tan h से हम वो एक्टिवेशन फंक्शन हमारी वैल्यूज़ नॉर्मलाइज करेगा -1 से 1 के बीच, और फिर उससे हमारा एक न्यू हिडन वेक्टर जनरेट हो जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, ये सब खूब लगेगी। तो AI में कहते हैं ना, AI इज़ मैथ्स, दिस इज़ द मैथ्स ऑफ AI। 80% AI मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही मिलेगा आपको। तो देख लो मैथ्स का ये फॉर्मूला है, जूम कर दिखाया तो मतलब वही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जो इसके नोड के वेट्स होंगे WX, जो इनपुट आ रहा है XT, और जो हिडन स्टेट अपनी बन रही है, मतलब जो अपना वेट है हिडन स्टेट के, एंड जो प्रीवियस हिडन स्टेट है, एंड एक बायस टर्म होगी, तो उससे आपकी एक न्यू हिडन स्टेट जनरेट होगी। तो फंक्शन है आपका y = x हो सकता है, x² हो सकता है, x³ e⁻x, कुछ भी हो सकता है। तो आपको खुद चूज़ करना फंक्शन क्या है जिससे आपके मॉडल हाईएस्ट एक्यूरेसी का रिजल्ट्स दे। तो यहाँ पे देखो यार, ये भी वही कर रहा है, ये मल्टीपल नोड्स होगी, यहाँ पे बस दिखा रखा है एक नोड को। तो ऐसे आर्किटेक्चर में मल्टीपल नोड्स होगी, अपने आप अपने लर्निंग्स को आगे सप्लाई करेगी। अब इसमें प्रॉब्लम्स पता है क्या है? मान लो कि यहाँ पे वेट था इसका 0.9, अभी सब 1 डायमेंशन मानो, हंड्रेड्स ऑफ डायमेंशन विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस मान लो अभी 1 डायमेंशन है। हमने हमारा वर्ड वेक्टर था 2 और 0.9 सप्लाई किया, फिर यहाँ पे भी 0.9 था, यहाँ पे भी 0.9, ऐसे 2 × 0.9 करते रहोगे ना, तो 0.9 रेज़ टू पावर 100 इतना छोटी वैल्यू होती है, 0.002। तो यार ये कितनी छोटी वैल्यू है। तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी 2, इसको आपने 10,000 टाइम्स कम हो गया आपकी वैल्यू, तो वैनिश होगी ना आपकी ओरिजिनल वैल्यू। तो जो आपका पहला वर्ड था, मान लो आपने बनाया था पिज़्ज़ा इज़ माई फेवरेट डिश, फिर आपने पूरी स्टोरी लिख दी। तो अब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क से एंड में आप पूछोगे कि व्हाट इज़ माई फेवरेट डिश, वो भूल जाएगा पिज़्ज़ा है। बहुत मुश्किल है कि वो पिज़्ज़ा कोई आउटपुट दे। दैट इज़ वाई बड़े इनपुट्स पे ये इनएक्यूरेट होता है, क्योंकि वैनिश हो रहा है ना ग्रेडियंट। अब मान लो 0.9 से 1.1 होता, तो देखो 1.1 की पावर 100 कर दोगे तो इतना बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो 14,000 के लगभग आ गई। तो 2 था आपका, 14,000 कन्वर्ट हो गया। 14,000 कोई और वर्ड हो सकता था ना, आपका 2 था, तो पिज़्ज़ा को क्या पता कुछ भी बना दे, पिज़्ज़ा को ग्रास बना दे, कुछ भी बना दे यार वो। तो इसलिए RNN में बड़े इनपुट्स में प्रॉब्लम है। छोटे मोटे इनपुट्स अगर 7-8 वो वर्ड के इनपुट है तो अब शायद अच्छा परफॉर्म कर ले, पर ये थोड़ा आउटडेटेड मॉडल है, तो आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं LSTM क्या होता है और वो RNN के ऊपर कैसे इंप्रूवमेंट है एंड LSTM के भी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखो यार, LSTM में 2 चीज़ें ऐड कर दी हमने, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का फ़ायदा ये है कि एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे जो आ रही थी, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट और वैनिशिंग ग्रेडियंट की, ये थोड़ी हमने काउंटर कर ली है। क्योंकि यहाँ पे अब एक चीज़ बना रहे हैं हम, ये देखो न्यू सेल स्टेट बन रही है ना, दिस इज़ योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑरेंज वाला। जैसे tanh एक्टिवेशन फंक्शन और ये सिग्मॉइड देख रहे हो ना, सिग्मॉइड क्या करता है, वैल्यूज़ को -1 के 1 बीच देता है और tanh -1 के 1 रखता है। और सिग्मॉइड और tanh में डिफरेंस यही है कि सिग्मॉइड जो है ना, देखो यहाँ पे -5 के 10 जो है धीरे धीरे जा रहा है -1 के या फिर 1 के, लेकिन tanh अचानक से चला जाता है। तो इन 2 एक्टिवेशन फंक्शन का तो ये याद रखना। तो इनपुट ये देख लो, ये फॉर्मूला भी है यहाँ पे, सिग्मॉइड का होता है 1/1 + e⁻⁻x लिख देता है यार, ये आपकी सिग्मॉइड का है, गूगल वगैरह पे मिल जाएगा तो टेंशन नहीं लेनी। तो इसलिए सिग्मॉइड धीरे धीरे जाएगा 1 और -1 के बीच में, और tanh थोड़ा जल्दी चला जाएगा, जैसे ग्राफ दिखा रहे हैं। तो जो भी तुम्हारा वेक्टर आएगा यहाँ पे, इनपुट डेटा मतलब तुम्हारा वर्ड एम्बेडिंग और प्रीवियस हिडन स्टेट, तो प्रीवियस शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्ड एम्बेडिंग ये दोनों जो है जाएंगी, इन पे सिग्मॉइड एक्टिवेशन लगेगा एंड देन मल्टीप्लिकेशन भी होगी प्रीवियस सेल स्टेट के वेक्टर से। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना यहाँ पे पहले नॉर्मलाइज कर दी वैल्यूज़, फिर मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज़, एंड मल्टीप्लाई के बाद ऐड होगी। और इसमें क्या क्या ऐड होगा, एक तो यही जाएगी जो यहाँ से वैल्यू बनी है, एंड जो यहाँ पे जाएगी इन दोनों वेक्टर को मान लो, इन दोनों को मान लो अभी HT बन रहा है, यानी कि हिडन स्टेट ऑफ करंट टाइम T। तो HT यहाँ से बन रहा है, HT जाएगा, tanh एक्टिवेशन लगेगी, यहाँ पे हम फॉरगेट कर रहे हैं, दिस इज़ योर फॉरगेट पार्ट, कि कुछ तो फॉरगेट भी करना है हमें। तो tanh सिग्मॉइड से पहले हम करेंगे, तो HT यहाँ पे जाएगी एंड देन HT भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन देगी, जैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रही है ना, एक tanh एक सिग्मॉइड का, फिर मल्टीप्लाई होके ऐड होके एक न्यू सेल स्टेट बनेगी, दिस इज योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। और जो यहाँ पे न्यू सेल स्टेट बन रही है वो थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी देगी करंट मेमोरी को। तो इस तरह से आपका आर्किटेक्चर है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हो। इस तरह से आपका LSTM काम करता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है। तो इसमें भी यार वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स भी मिलेंगे बड़े इनपुट्स पे, तुम थोड़ा ही तो कम कर रहे हो, पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी डाइल्यूट होगी आखिरी में। इसी तरह से इसमें कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, इतना बड़ा मॉडल है, इतने गेट्स है इंटरनली, तो इन्हें ट्रेन करोगे सीक्वेंस टू सीक्वेंस से ट्रेन करोगे तो पूरी सीक्वेंस ट्रेन होगी। लाखों नोड्स का मॉडल बना दिया तो उतना ही टाइम लेगा, 2 लाख का बना दिया तो डबल टाइम लेगा, 4 लाख का 4 गुना टाइम लेगा। तो इस तरह से यार पैरेललाइजेशन नहीं है, क्योंकि सारा सीक्वेंस है ना, एक के बाद एक है, एक के बाद एक है, बीच में पैरेलल नहीं ला सकते कि जैसे पहले 50,000 नोड कर दी, 50,000 नोड दूसरे थ्रेड पे हो रही है, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीवियस स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है करंट स्टेट। तो दैट इज वाई पैरेललाइजेशन नहीं है, बी ड्यू टू सीक्वेंशियल डेटा डिपेंडेंसी। ओवरफिटिंग भी बहुत देखी जाती है इसमें, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत है इसमें ट्रेनिंग वगैरह के लिए, और जो है इंटरनल जो मैकेनिज्म है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसके इंटरप्रेट करना, जैसे कि अभी दिखाया था गेट्स वगैरह। इसी तरह से हाइपर पैरामीटर सेटिंग्स भी इसके सेंसिटिव है, और वही बताया था कि लॉन्ग डिपेंडेंसीज के लिए मेमोरी कम हो जाती है, क्योंकि डाइल्यूट ही हो रही है ना आखिरी में, देखो यार डाइल्यूशन हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए आज के लिए यही है, ये NLP के फ्यू आर्किटेक्चर है सीक्वेंस टू सीक्वेंस, और इसके बाद हम मेन आर्किटेक्चर के ऊपर मूव ऑन करेंगे विच इज ट्रांसफॉर्मर्स। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड जो भी सजेशन हो ज़रूर बताना, क्योंकि नया चैनल है तो सारे सजेशन के ऊपर इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो सपोर्ट करो गाइस एंड सजेशन दो, और जो भी डाउट हो डाउट भी पूछ लेना, जल्दी से जल्दी आंसर कर देंगे। तो थैंक यू एंड टेक केयर।